Hello dear students, welcome in my YouTube class. Today I will discuss about concept of quantum numbers. तो बच्चों आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से दो कॉन्सेप्ट्स हमें मिलते हैं। एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स जो हमने आपको बता दिया, दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम जानेंगे। तो क्वांटम नंबर्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्वांटम नंबर्स द नंबर्स विच डेजिग्नेट एंड डिस्टिंग्विश वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स, देखो बच्चों, ऐसे नंबर्स जो वेरियस ऑर्बिटल्स को और उस ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश या डिजिग्नेट करता है, उन सारे नंबर्स को क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को जानने के लिए हमें जिन नंबर्स की ज़रूरत होती है उन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। वैसे जनरली क्वांटम नंबर्स चार तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है बच्चों, इसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट रिप्रेजेंट्स मेन एनर्जी लेवल और सेल। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये मेन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एटम में प्रेजेंट न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स को ये बताता है। ठीक है, उसे मेन एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये मेन एनर्जी लेवल या फिर सेल को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। जो n की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है, बट नेवर भी जीरो कभी भी नहीं होती है। n की वैल्यू को जीरो कभी भी नहीं होती है। n की वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो सेल के न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल्स स्टार्ट होते हैं वो k सेल से, और उनका जो सेल नंबर स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए n की वैल्यू आप ध्यान देना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो कभी भी नहीं होती है। ये हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चलती है, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये जो n की वैल्यू होती है ये क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होती है, पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर होती है। दिस इज द पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स होगा, नेगेटिव भी कभी नहीं होती है। n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही कभी जीरो हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आपका है नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखो बच्चों, जनरली स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं, और इट रिप्रेजेंट सम एनर्जी लेवल और सब सेल। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये सब एनर्जी लेवल या सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सेल को, और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एल की वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, और जो एल की वैल्यू होती है किसी भी एन की वैल्यू के लिए, एल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो से लेकर क्या होता है, n-1 तक होता है। ठीक है, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो आपके पास अगर n की वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी, जीरो से लेकर n-1 तक होगी। मतलब जीरो होगा, आपका 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। n की वैल्यू 4 है, 4-1 इक्वल टू 3। कहाँ से होगा, 0 से 3 तक होगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू आपके पास 3 है तो l की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर कहाँ तक होगी, 2 तक, 0 1 2 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं
जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक दैट इज़ मेन एनर्जी लेवल। जैसा कि हमने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो सेल या मेन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो मेन एनर्जी लेवल या सेल्स होता क्या है? एक्चुअली जो मेन एनर्जी लेवल या सेल्स होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। दिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल्स होते हैं इनके लिए पहला सेल के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। तो इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के लिए 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। तो किसी एक एन की वैल्यू अगर 1 है तो इस n की वैल्यू में जो 1 वैल्यू है, n की वैल्यू जो 1 है उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। मतलब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स को सेल्स कहा जाता है। जैसे अब n की वैल्यू अगर 2 है तो जैसे ये n की वैल्यू 2 है तो इस 2 वाले केस में n की वैल्यू अगर 2 है और इस n की वैल्यू वाले 2 में n इक्वल टू 2 में जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे 2s आता है और 2p आता है, ठीक है, तो जो भी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उन सारे ऑर्बिटल्स का जो ग्रुप होता है उसे सेल कहा जाता है। सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है उसे मेन एनर्जी लेवल या सेल कहा जाता है और इसे हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल आल्सो कॉल्ड मेन एनर्जी लेवल, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है KLMN से। एंड सेल आल्सो कॉल्ड मेन एनर्जी लेवल। नेक्स्ट है सब सेल। जो जैसा कि आपको हमने बताया था कि सब सेल एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, या इसे हम क्या कहते हैं? सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। सब एनर्जी लेवल या फिर सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब सब सेल क्या होता है? सब सेल क्या होता है? सब सेल आपका द ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, लेकिन किसका होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स को सब सेल कहा जाता है। जैसे मान लो 2s लिखा हुआ है तो ये 2 क्या है? n की वैल्यू है और s क्या है? सब सेल है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि सब सेल्स क्या होते हैं? सब सेल्स को जनरली 4 होते हैं सब सेल्स। आपका एक यस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। एस पी डी एफ ये 4 क्या हैं? आपके सब सेल्स हैं, ठीक है। तो सब सेल्स मतलब एल की वैल्यू और एन की वैल्यू जो होती है, ठीक है, द ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एन एंड एल वैल्यू ऑफ एन एंड एल वैल्यू जो होती है उसके ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स को सब सेल कहा जाता है, ठीक है। जैसे एन की वैल्यू मान लो 3 है और एल की वैल्यू आपकी 2 है तो क्या बनेगा? 3D ऑर्बिटल बनेगा, सॉरी 3D सब सेल इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमने ये बताया भी था कि एल की वैल्यू जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, सॉरी, जो एल की वैल्यू होती है 0 1 2 3 ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे एल की वैल्यू 0 है तो वो एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा और 1 पी को करेगा और 2 टी को करेगा, ठीक है, और 3 किसको करेगा? एफ को करेगा, ठीक है, ये हमने बताया था। तो एन की वैल्यू अगर 3 है और एल की वैल्यू 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? 3D होगा, ठीक है। और अगर मान लो एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, और एल की वैल्यू अगर 1 है, एन की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू 1 तो क्या होगा? कौन सा ऑर्बिटल होगा? 2 हो गया। और एल इक्वल टू 1 कौन सा रिप्रेजेंट करता है? एल की वैल्यू अगर 1 है तो किस ऑर्बिटल, किस सब सेल को? पी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बनेगा? ऑर्बिटल आपका 2p बनेगा, 2p सब सेल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे एग्जांपल में यहाँ 1s 2p 3d 4f दीज आर द सब सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है बच्चों, इसे हम इसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो स्मॉल m की वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये
ऑर्बिटल्स को के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल। जो एम की वैल्यू होती है वो एल की वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू अगर 2 है तो इसके लिए एम की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्लस एल से लेकर माइनस एल लिख सकते हैं, प्लस एल टू माइनस एल, या फिर माइनस एल टू प्लस एल भी लिखा जाता है विथ जीरो, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, द वैल्यू ऑफ एम फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ एम फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल इज प्लस एल टू माइनस एल और माइनस एल टू प्लस एल विथ जीरो, ठीक है। जैसे एल की वैल्यू 2 है तो देन एम की वैल्यू क्या होगी, प्लस एल से लेकर माइनस एल प्लस एल टू माइनस एल। तो प्लस एल से लेकर माइनस एल के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, प्लस एल मतलब +2, एल की वैल्यू 2 है तो +2 टू -2। अब +2 टू -2 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, +2 आएगा, +1 आएगा, 0 होगा, ठीक है, -1 होगा और -2 होगा, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी होगी l=2 के लिए 5 होगी, ठीक है। तो l=2 है तो यहाँ m की वैल्यू क्या क्या होगी, +2 होगी, +1 होगी, 0 होगी, -1 होगी और -2। ये 5 वैल्यू आया है, ठीक है। तो l=2 के लिए m की वैल्यू कितनी है, 5 है, इसलिए l=2 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5 होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5। एक्चुअली जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। एल की वैल्यू जितनी भी दी हुई है उस एल की वैल्यू से जितने एम की वैल्यू होगी, ठीक है, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे एम के वो सभी क्या होंगे, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे l=2 के लिए कितनी एम की वैल्यू आपने देखा, 5 देखा, एक +2 एक +1 एक 0 -1 -2। तो इसका मतलब l=2 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर l मान लो, जैसे l अगर आपके पास l अगर 3 है तो m की वैल्यूज़ के लिए क्या क्या होगी, +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। टोटल कितनी वैल्यू है, 7, 1 2 3 4 4 5 6 7, 7 वैल्यू है m की। तो इसका मतलब l=3 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। l=3 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से, या कभी कभी इसको देखोगे तो बुक में ms भी लिखता है, ms या s लिखता है या फिर ms लिखता है। और जो इससे पहले आपने क्वांटम नंबर क्या पढ़ा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कभी कभी ml से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से करते हैं या फिर स्मॉल ml से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम ms या फिर स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। यह किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन और उसकी स्पीड और वेलोसिटी को बताता है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ s डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ m। जो m s की वैल्यू होती है वो m की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और हर एक m की वैल्यू के लिए, हर एक m की वैल्यू के लिए क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ s फॉर ईच वैल्यू ऑफ m इज +12 एंड -12। जैसे m की वैल्यू अगर आपके पास +1 है, ठीक है, और 0 है और -1 है, ठीक है। तो अब देखो s की वैल्यू जो होगी हर एक m की वैल्यू के लिए, जैसे +1 के लिए s की वैल्यू क्या होगी, +-12 होगी, +-12 होगी। 0 के लिए भी क्या होगी, +-12 होगी। 1 के लिए भी क्या होगी, +-12 होगी, ठीक है। अब कितने वैल्यू हो गए इसके, +12 एक हो गया, -12 दूसरा हो गया। तो इसके लिए दो कितने हो गए, 2 वैल्यू होगी इसकी, +12 एक -12। तो इसका मतलब m=+1 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। इसीलिए इसी तरह से 0 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। इसमें भी कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में आपको बताया भी गया था कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक ऑर्बिटल में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो जो s की वैल्यू होती है, मतलब हर एक s की वैल्यू
हर एक m की वैल्यू के लिए s की वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्लस माइनस हाफ होती है। ठीक है, और एक चीज़ आपको और बता दूं, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, दो हमने डायग्राम बनाया है, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो वहाँ पे उस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है प्लस हाफ, एस की वैल्यू क्या होती है, प्लस हाफ होती है। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आपका एस की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, माइनस हाफ। ठीक है, जब भी किसी ऑर्बिटल में ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हम प्लस हाफ की वैल्यू लिखेंगे, एस की वैल्यू प्लस हाफ लिखेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके लिए एस की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, माइनस हाफ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा इस चीज़ को भी बताता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है दैट इज क्लेचकोवस्की रूल। देखो बच्चों, क्लेचकोवस्की रूल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्लेचकोवस्की रूल को जनरली N+L रूल भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज N+L रूल। क्लेचकोवस्की रूल क्या था, क्लेचकोवस्की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल बताया, और ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल था, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ सब सेल्स। जो सब सेल्स होती हैं उनकी एनर्जी लेवल को ये डिटरमाइन करता है। तो क्लेचकोवस्की के दो रूल्स थे, देखो बच्चों, पहला रूल नंबर 1 अगर हम देखें तो रूल नंबर 1 में ये बताया गया कि N+L की जो वैल्यू होती है, N+L की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, N+L की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, N+L की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लेवल। N+L की वैल्यू जितनी ज़्यादा उसकी एनर्जी लेवल उतनी ज़्यादा होगी, ये पहला रूल बताया गया। ठीक है, और दूसरे रूल में क्या बताया गया, सेकेंड रूल में क्या बताया गया कि रूल नंबर 2 ये बताया गया कि मान लो अगर N+L की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए, दो सब सेल के लिए N+L की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है, ठीक है, मान लो दो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी वैल्यू दोनों के लिए N+L की वैल्यू अगर सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तब वहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं, किसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल का होगा, उसके लिए हम डिसाइड करते हैं स्मॉल n की वैल्यूज़ के बेसिस पे। स्मॉल n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, उस केस में ये कब रूल अप्लाई होगा, सेकेंड रूल, जब N+L की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स, दो सबसेल के लिए क्या हो, सेम हो, तब वहाँ पे ये सेकेंड रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तब वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब द वैल्यू ऑफ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये दो रूल्स हैं, इसको आप याद रखो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि 4s और 5p इन दोनों में एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा है। तो अब देखो 4s के लिए आप n की वैल्यू क्या देख रहे हो, 4 दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। अब l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, 0 होती है। हमने आपको बताया था कि s, p, d और f इन सब के लिए l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, और f के लिए आपको बताया गया था कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, ठीक है, और f के लिए l की वैल्यू 3 होगी, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n=4 है और s के लिए l की वैल्यू 0 है, तो 4 + 0 कितना होगा, 4 हो गया। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे 5p ऑर्बिटल है, अब 5p ऑर्बिटल में n की वैल्यू कितनी है, 5 है, और l की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, अब देखो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 5 + 1 कितना हुआ, 6 हुआ, इसके लिए 4, इसके लिए 6, इसका मतलब किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी, 5p की एनर्जी लेवल क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 4s। ठीक है, अब जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो दे दिया 3p और आपका 4s ऑर्बिटल दे दिया, ठीक है, 4p और
अथा 3p और 4s सब सेल है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें अगर आपको बताना है कि किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी तो आप कैसे डिसाइड करोगे। अब यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पे देखो n प्लस एल कितना है, 3p में n की वैल्यू 3 है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 3 प्लस 1 4 हो गया। 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, n की वैल्यू 4 है और s के लिए 0 है। अब यहाँ देखो 4 प्लस 0 कितना हुआ 4। अब देखो दोनों के लिए वैल्यू सेम हो गई, 3p के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई और 4s के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई। अब यहाँ पे क्लेस्कोवस्की का सेकेंड रूल लगेगा। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि जिस ऑर्बिटल में जिस सबसेल की n की वैल्यू हायर होगी उसकी एनर्जी लेवल हायर होगी, ठीक है। मतलब n की वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड होगा कि किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो 3p में n की वैल्यू 3 है, ठीक है, और 4s में n की वैल्यू आपका 4 है, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 4s की एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, n की वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। ये 4s की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं क्लेस्कोवस्की रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन दे दिया 2s 3d 4f और 3p। अब इसको बोल दिया कि एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करिए, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब इसमें देखो आपको ये देखना होगा कि n प्लस एल की वैल्यू किसकी हाई है। तो यहाँ पे देखो n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 0 2 हुआ। 3d के लिए 3 प्लस d के लिए क्या होता है, l की वैल्यू 2 होता है, तो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5। अब 4f के लिए n की वैल्यू 4 दिया है, 4 प्लस f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो 4 प्लस 3 कितना हुआ 7। 3p के लिए देखो 3 n की वैल्यू 3 है और p के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 हुआ। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 4f की है, ठीक है, तो इसलिए 4f की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर 5 है, उसके बाद क्या होगा 3d होगा, उसके बाद 4 है 3p होगा और सबसे कम क्या होगा 2 वाला 2s की होगी। तो ये ऑर्डर हो गया, ठीक है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल, ठीक है। तो 4f की सबसे ज़्यादा, फिर 3d की, उसके बाद 3p की और सबसे कम 2s की। तो क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्लेस्कोवस्की से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं, क्लेस्कोवस्की रूल से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका, जैसा कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें पूछ क्या रहा है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स, मतलब n=4 के लिए सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखनी है। तो आप देखो n=4 के लिए l की वैल्यू क्या होगी, हमने क्या बताया था, l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 होता है, तो 0 होगी 1 होगी 2 होगी और 3 होगी। तो n=4 के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 होगी, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब m की वैल्यू देखो, 0 के लिए m की वैल्यू 0 हो जाएगी, और भाई एल के लिए एम की वैल्यू क्या होती थी, प्लस एल से माइनस एल या माइनस एल से प्लस एल विथ जीरो। अब यहाँ पे l=0 हो तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। अब l=1 है तो 1 के लिए एम की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी, 0 होगी और -1 होगी। अब 2 के लिए क्या होगी, +2 होगी, ठीक है, और फिर +1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा और फिर -2 होगा। अब देखो 3 के लिए इसी तरीके से क्या हो जाएगा, +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3, ठीक है, ये m की वैल्यू आप लिख दोगे, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू टोटल कितना हुआ, तो काउंट करो, 0 हो गया और यहाँ पे 1 के लिए 3 वैल्यू है, +1 0 -1 3 + 1 4 हो गया। और 2 के लिए l=2 के लिए m की वैल्यू कितनी है 5 है, +2 +1 0 -1 -2 5 हो गया। तो इधर कितना था 0 का 1 और ये l=1 के लिए 3 वैल्यू, ये 3 + 1 और 5 कितना हो गया, 3 + 1 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया। और यहाँ पे देखो l=3 के लिए m की वैल्यू 7 है, तो 9 और 7 कितना हुआ 16 हुआ। इसका मतलब n=4 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 16 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब देखो इन सभी के लिए s की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, फ्लो चार्ट बना सकते हो आप, ठीक है। जैसा कि आपने देखा m की वैल्यू क्या थी, l के लिए 0 थी, फिर l=1 के लिए क्या थी, +1 थी -1 थी और सॉरी +1 0 और -1। और l=2 के लिए वैल्यू क्या थी, +2 थी +1 0 -1 और -2, ठीक है। अब इसी तरीके से l=3 के लिए क्या थी वैल्यू, +3 आपका +2
+1 0 -1 -2 और -3। अब देखो s की वैल्यू इन सब के लिए, अब ये 0 के लिए s की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस हाफ होगी। ठीक है, अब ये +1 के लिए भी क्या होगी s की वैल्यू, प्लस माइनस हाफ होगी। हमने क्या बताया था, एवरी m की वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू, हर एक m की वैल्यू के लिए, ठीक है, m की हर एक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस हाफ होगी। अब यहाँ पे 0 के लिए भी क्या होगा, प्लस माइनस हाफ होगा। यहाँ -1 के लिए भी प्लस माइनस हाफ होगा। +2 के लिए भी प्लस माइनस हाफ हो गया। सब के लिए क्या होगा, प्लस माइनस हाफ होगा। इसको लिख सकते हो। अब s की वैल्यू टोटल काउंट करोगे तो एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, दो वैल्यू हुआ। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो 16 के लिए प्लस माइनस हाफ की वैल्यू टोटल आप काउंट करोगे तो कितना होगा, एक प्लस हाफ होगा। एक के लिए देखो, एक m की वैल्यू के लिए दो वैल्यू है s की, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ है, तो दो वैल्यू है। तो 16 के लिए कितनी होगी, 32 वैल्यू होगी। इसका मतलब कि n = 4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 32 होते हैं। n = 4 के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 होते हैं। आप बोर्स रूल्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। बोर्स रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था, बोरबरी रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2n²। तो यहाँ पे n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 2 कितना आ गया, देखो 32 हो गया। तो बोर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो क्या बताया गया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल क्या होता है, 2n² होता है। तो 2n² में हम n की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आया, 32 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 32 है। जैसा कि आपने n = 4 के लिए टोटल s की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना आपने देखा, प्लस माइनस हाफ करके 16 × 2 32 वैल्यू था। ठीक है, तो इसी तरीके से s की वैल्यू कितनी आई थी, टोटल 32 आई थी। तो इसलिए 32 इलेक्ट्रॉन हुआ। और l के लिए m की वैल्यू टोटल कितनी आई थी, 16 आई थी। तो कितने ऑर्बिटल हुए थे, n = 4 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमने कितना बताया था, 16 ऑर्बिटल बताया था। कैसे, क्योंकि n = 4 के लिए आपने क्या देखा था, m की टोटल वैल्यू कितनी थी, 16 थी। काउंट करोगे तो 16 वैल्यू थी, तो इसका मतलब 16 ऑर्बिटल होगा। ठीक है, n = 4 में 16 ऑर्बिटल कैसे होगा, अब आप ये भी देख लो। n = अगर 4 है तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। n = 4 में देखो, आपका 4s ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है, 4p ऑर्बिटल हो सकता है, आपका 4d ऑर्बिटल हो सकता है और 4f ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक है, ये चार हो सकते हैं, 4s 4p 4d और 4f। अब देखो 4s में, s में हमने क्या बताया था आपको, s में एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कल बताया था। ठीक है, तो अब d में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और f के कितने होते हैं, टोटल ऑर्बिटल 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंट करो, 7 + 5 12 हुआ, 12 + 3 15 और 1 16। टोटल देखा आपने कितना ऑर्बिटल है, 16 ऑर्बिटल है। तो n = 4 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 16 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। इस फार्मूला को भी आप देख लो। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करना है l के लिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l फॉर n की वैल्यू अगर दी हुई है और हमें l की वैल्यू निकालना है तो वो n के इक्वल होगा। जैसे मान लो n = अगर 3 है और l की टोटल वैल्यू अगर हमें पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी, वो n के इक्वल ही होगी। ठीक है, मतलब n की वैल्यू 3 है तो टोटल l की वैल्यू भी कितनी होगी, 3 होगी। कैसे होगी, आप इसको कर सकते हो। n = 3 है तो l = क्या होगा, 0 to n-1। तो 0 लिख दो, 1 लिख दो और 2 लिख दो। देखो कितनी वैल्यू हुई, 3, 0 1 2 3 कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से देखो, अगर मान लो n की वैल्यू अगर आपके पास n की वैल्यू अगर जैसे 4 है तो अब यहाँ पे l की टोटल वैल्यू 4 होगी। कैसे होगी, आप निकाल सकते हो। l = क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और आपका 3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितनी वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई। ठीक है, तो यहाँ पे l की टोटल वैल्यू 4 हो गई। अब देखो दूसरा फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर n = क्या होता है, n² होता है। जैसे मान लो अगर n की वैल्यू आपका 2 दिया है और टोटल m की वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, n का स्क्वायर कर दोगे, n का स्क्वायर करोगे तो अब यहाँ n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। मतलब m की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो, n की वैल्यू
अगर n इक्वल टू 2 है तो टोटल m की वैल्यू कितनी आएगी 4। कैसे आएगी, फार्मूला हमने बता दिया n स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी करके देख सकते हो लेकिन इसमें टाइम लगेगा, फार्मूला से जल्दी हो जाएगा। n इक्वल टू 2 है तो देखो m की वैल्यू कितनी हमने बताया 4। तो देखो अब इसके लिए l की वैल्यू निकाल लो, 0 होगा और 1 होगा। अब m की वैल्यू निकालोगे तो 0 के लिए 0 और 1 के लिए +1, 0 और -1। देखो 1 2 3 4 कितनी वैल्यू है m की, 4 वैल्यू है। ठीक है, और आपको हमने ये बताया भी, तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब देखो मान लो तीसरा फार्मूला आप लिख लो, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ s फॉर n। n की वैल्यू दी हुई है और टोटल s की वैल्यू अगर पूछा जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, फार्मूला 2n स्क्वायर होगा। जैसे मान लो n की वैल्यू अगर 3 दी हुई है और टोटल s की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे n 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 रख दो मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी होगी 18 होगी। ठीक है, आप सिंपली अगर ऐसे देख लो n इक्वल टू अगर 2 है और टोटल आपसे s की वैल्यू पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 2n स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8। तो s की वैल्यू टोटल कितनी आएगी 8 आएगी। इसको आप करके भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे n इक्वल टू 2 था तो l की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 0 और 1, और m की वैल्यू कितनी होगी 0 और 1 के लिए +1, 0 और -1 होगा। अब s की वैल्यू देखो 0 के लिए प्लस माइनस हाफ हो गया और इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ हो गया और इसके लिए भी 0 के लिए भी प्लस माइनस हाफ हो गया और 1 के लिए भी प्लस माइनस हाफ हो गया। टोटल वैल्यू काउंट करो, यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे 2 6 + 2 8 हो गया। देखा आपने कितना आया वैल्यू, इसका टोटल 8 वैल्यू आया। ठीक है, तो फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक चौथा फार्मूला आप नोट कर लो, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर l। ठीक है, फॉर l क्या होगा 2l + 1। इसको नोट कर लेना। मान लो अगर l की वैल्यू दी हुई है, कोई भी l की वैल्यू दी हुई है और m की वैल्यू पूछ रहा है, जैसे l इक्वल टू 2 है और m की टोटल वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे फार्मूला 2l + 1 लगाएंगे। अब यहाँ पे l की वैल्यू 2 है तो 2l की जगह 2 लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो गया, +1 टोटल कितना हो गया वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, l इक्वल टू अगर 2 है तो m की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, +2 +1 0 -1 और -2। टोटल देख रहे हो कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 2l + 1 फार्मूला से भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके क्लास में वो है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात नेक्स्ट क्लास में करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक नहीं आएगा आपको और आप क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। जैसा हमने बताया वो सब तो कर लोगे, एनर्जी लेवल डिसाइड कर लोगे, कोई भी वैल्यू अगर आपको n के लिए अगर l की वैल्यू लिखनी है तो लिख सकते हो, m की वैल्यू लिख सकते हो, s की वैल्यू लिख सकते हो, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो जो अभी हमने 4 फार्मूला बताया उसके बेसिस पे आप ये सब कर लोगे। लेकिन जब किसी एलिमेंट में पूछेगा, जैसे सोडियम एलिमेंट में क्वांटम नंबर पूछ दिया, ठीक है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ बाउर रूल्स। तो आप बाउर रूल्स तो अभी आगे पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका एक बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। उसके बाद उससे रिलेटेड मैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं और भी, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर्स की क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैटायंस और एनायंस में भी देखेंगे कि मान लो किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो उसका हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी न्यूट्रल एटम का कैसे करेंगे जिस पे कोई चार्ज ही ना हो, और जिस पे चार्ज हो तो कैसे करेंगे, प्लस या माइनस चार्ज कंटेनिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। इन सब सारी चीज़ों की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।